बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं आपका नया चैप्टर। आज हम कर रहे हैं साइंस, ठीक है। सो साइंस में हम स्टार्ट ले रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13, आपकी एनसीईआरटी में है। चैप्टर नंबर 13 है साइंस में, जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, ठीक है, इन साइंस, ठीक है। सो व्हाट इज द चैप्टर सेइंग। पहले तो बहुत ही सिंपल नाम है चैप्टर का, वेरी सिंपल चैप्टर विद अ वेरी सिंपल नेम, ठीक है। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ साइंस, चैप्टर 13, ठीक है, साइंस, अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। बायो में अब आपका सिर्फ देखा जाए तो अभी सिर्फ एक ही चैप्टर रहा है। सो वो चैप्टर करने से पहले हम ये चैप्टर कर लेते हैं। सो आपका बायोलॉजी इस साल का पूरा, ठीक है। सो व्हाट दिस चैप्टर इज सेइंग, ठीक है, ये चैप्टर बोल क्या रहा है। सो व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। दिस इज लेक्चर 136। तो देखो, बीमार पड़ते हैं मतलब हम बोलते हैं हमारी हेल्थ खराब है, ठीक है। कई बार आप लोगों के एक्सक्यूज आते हैं, काम अगर आप मेरे को मेरे ट्यूशन का जो वर्क है ऑन टाइम नहीं भेजते हो, मैं पूछती हूँ तो आप लोग बोलते हो हेल्थ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। सबसे पहले जब ये चैप्टर चालू करें तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। आप लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो। तो हेल्थ को डिफाइन किया जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी, ठीक है। मतलब वो स्टेट, बॉडी का वो स्टेट जिसमें आप किसी भी बीमारी या किसी भी चोट से फ्री हो। द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी इज कॉल्ड हेल्थ, ठीक है। हेल्थ किसे कहा जाता है, जब आप किसी भी चोट या किसी भी बीमारी से फ्री हो उसे हम कहते हैं हेल्थ, ठीक है। या तो आप हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हो, द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, जब आप फिजिकल वेलबींग मतलब आप फिजिकली आप अच्छे हैं, ठीक है, फिजिकली आप अच्छे हैं, मेंटली आप अच्छे स्टेबल है। फिजिकली मतलब आपको कोई, आप में कोई, जैसे कहते हैं ना, कईयों को भगवान ने सब कुछ नहीं देते हैं, मतलब किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं, कोई बीमार होता है, किसी को कोई बीमारी दे देते हैं, या किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो वो हुआ फिजिकल। मेंटल, कईयों को डिप्रेशन, आजकल तो डिप्रेशन कॉमन चला है, सो मेंटली भी होता है, मेंटल स्ट्रेस, कईयों को बहुत स्ट्रेस रहता है, दवाइयाँ तक लेनी पड़ती हैं, इतना स्ट्रेस होता है, कई लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, दुखी रहते हैं। सो मेंटली और सोशली मतलब आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी है, ठीक है, समाज में भी आपका एक ओहदा है, थोड़ा सा नाम है, ठीक है, लोग आप मतलब एक लोगों को पता है कि आप हो, ठीक है। सो आपकी फैमिली है, ठीक है, एक आप फैमिली है, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, ठीक है। सो वो तो द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेल्थ। तो हम क्या कहेंगे, वो हुई हेल्थ, ठीक है। अच्छा, अब बैड हेल्थ क्या होती है। हेल्थ तो हमने पढ़ लिया कि एग्जैक्टली हेल्थ, बैड हेल्थ क्या होती है। सो बैड हेल्थ का मतलब होता है जब आपको कोई डिजीज हो जाती है, मतलब जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है आपकी हेल्थ में, तो आप कहते हैं कि भाई खराब है मेरी हेल्थ, ठीक है। सो डिजीज क्या होता है, अगर मैं डिजीज वर्ड को ब्रेक करूं तो देखो, डिस और ईज, डिस मतलब नहीं, ईज मतलब ईजी नहीं, मतलब जब ऐसे भाई जब आपकी बॉडी को ईजी नहीं लगता है, जब आपकी बॉडी को सारी चीज़ें टफ लगने लगती हैं, ऑब्वियसली कभी बुखार आता है, कभी कुछ सर्दी खांसी कुछ भी होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए उसे डिजीज़ कहा जाता है। अब डिजीज़ को भी बहुत सारी कैटेगरीज में ब्रेकअप किया गया है, डिजीज़ को बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। सो टाइम के हिसाब से, टाइम इन द सेंस, टाइम का मतलब भाई डिजीज़ कम समय के लिए है या डिजीज़ ज़्यादा समय के लिए है, सो उसे हम टाइम स्पैन में, ठीक है, उसको हम टाइम स्पैन में हमने बांटा है, ठीक है। सो डिजीज़ अगर कम समय के लिए है, ठीक है, आपको कोई बीमारी लगी और आप हो गए जल्दी ठीक, सो उसको कहते हैं एक्यूट, ठीक है, हम कहेंगे वो है एक्यूट डिजीज़। एक्यूट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं सादी भाषा में कहूँ
तो शॉर्ट टर्म वो बीमारी जो कुछ ही समय के लिए रही आपके शरीर में, ठीक है, शॉर्ट टर्म। जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, आप ठीक हो जाते हो। वायरल फीवर कुछ दिनों के लिए होता है, आप ठीक हो जाते हो। चिकन पॉक्स, ठीक है, माता निकलती है, कुछ दिनों के लिए निकलती है, आप ठीक हो जाते हो। मलेरिया भी कुछ ज़्यादा दिनों के लिए होता है, पर आप ठीक तो हो जाते हो। सो डिजीज़ अगर टाइम के हिसाब से डिवाइड करें, डिसीज़ को टाइम के हिसाब से डिवाइड करें, सो एक्यूट और क्रॉनिक, ठीक है। सो एक्यूट क्या होता है, एक्यूट होती हैं शॉर्ट टर्म डिजीज़, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिजीज़ जैसे कि कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, चिकन पॉक्स और मलेरिया, ठीक है। सो अब क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है, जो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म चलती है, मतलब बहुत लंबी। क्रॉनिक वर्ड का मतलब लंबा समय। सो वो बीमारी जो बहुत ही लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक चले, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ या लॉन्ग टर्म डिजीज़। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, कैंसर, एड्स, एस्थमा, डायबिटीज़, ठीक है। सो कैंसर, एड्स, एस्थमा, डायबिटीज़, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके क्रॉनिक डिजीज़ेस के। क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चलती है, जो ज़िंदगी भर रहती है। जैसे कैंसर बहुत कम होता है कि जल्दी ठीक हो जाए, बहुत लंबे समय तक चलता है, कईयों की लाइफ पूरी वैसे ही निकल जाती है कैंसर में। एड्स भी एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, STD भी कहा जाता है। सो ये एड्स होती है तो ये भी कभी नहीं जाती है। एस्थमा भी बीमारी है, कभी नहीं जाती है। डायबिटीज़ भी कहते हैं एक बारी हो गई तो छूटती नहीं है। सो क्रॉनिक में है लॉन्ग टर्म डिजीजेस, कैंसर, एड्स, एस्थमा, डायबिटीज़। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड, भाई टाइम के हिसाब से कितनी डिजीजेस होती हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2 तरह की डिजीजेस होती हैं, ठीक है। सो 2 तरह की डिजीजेस होती हैं, कौन कौन सी, एक्यूट, क्रॉनिक, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहे कि भाई इन्फेक्शन के हिसाब से कौन से तरह की डिजीज होती हैं, सो इन्फेक्शन के हिसाब से 2 तरह की होती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। सो इन्फेक्शियस मतलब जो किसी इन्फेक्शन से लगी है, जैसे कि जर्म्स, ठीक है। हम कहते हैं भाई इन्फेक्शन लग गया, कभी बीमार होते हैं तो भाई इन्फेक्शन है। सो 2 तरह की डिजीजेस होती हैं इन्फेक्शन के हिसाब से, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। सो इन्फेक्शियस वो होते हैं जो कॉज्ड बाय जर्म्स, ठीक है, जो जर्म्स से होते हैं उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं, वो डिजीजेस नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स, जो जर्म्स से नहीं होते हैं। जो जर्म्स से होते हैं उसे कहते हैं इन्फेक्शियस, जो जर्म्स से, नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स, जो जर्म्स से नहीं होते हैं उसे कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। सो इन्फेक्शियस तो आपको पता ही है, इन्फेक्शन से आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब इन्फेक्शन ही होता है, ठीक है, कोल्ड, कफ, फीवर, ठीक है। सो वो सब इन्फेक्शियस में आती हैं, वो आपको जर्म्स से ही लगती हैं, ठीक है। पर नॉन इन्फेक्शियस वो होती हैं जो आपको किसी जर्म्स से नहीं लगती हैं, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उससे होता है, अंदर से कुछ होता है, ठीक है। सो जैसे डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो ये कोई इन्फेक्शन से नहीं लगा है, ठीक है, ये कोई आपके मतलब किसी के शरीर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी तभी ये होता है, ठीक है। सो 2 तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। द इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स, एग्जाम्पल फीवर, कोल्ड, कफ, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच आर नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स, जो जर्म्स से नहीं होते, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर वगैरह। अच्छा, अब देखें इन्फेक्शियस के 2 तरह होते हैं, इन्फेक्शियस के 2 टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस को भी 2 में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शन से होने वाली भी 2 तरह होते हैं, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल।
कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो कम्युनिकेट करने से होए। कम्युनिकेट मतलब फैले, ठीक है, चेप लगना, ठीक है, सामने वाले को आंख आई है, कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, मम्मी बोलती है उसकी तरफ मत देखो, क्यों? मम्मी कहती है तेरे को भी आंख आ जाएगी, तो क्या हुई? वो कम्युनिकेबल हुई, ठीक है। कोई छींकता है, ठीक है, आप उसके साथ बैठे हो तो आपको भी छींक आएगी, आपको भी थोड़ा बीमार जैसा लगेगा, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेबल, ठीक है। सो कई डिजीजेस होती हैं जो फैलती हैं, ठीक है, जैसे कि कोरोना, ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कोरोना, ठीक है। सो ये हुआ कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो नॉन कम्युनिकेबल है। सो नॉन कम्युनिकेबल है जैसे कि मलेरिया, ठीक है, जो कम्युनिकेट करने से नहीं फैलती है। कम्युनिकेट करने का मतलब आप भाई ऐसे नहीं है कि फैल जाएगी, भाई आप उसके साथ बैठे हो तो आपको हो जाएगी, ठीक है। सो वो होती है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। सो कम्युनिकेबल मतलब विच स्प्रेड, कम्युनिकेबल विच कैन स्प्रेड थ्रू टच, ठीक है, किसी को टच करने से या किसी को हाथ मिलाने से, ठीक है, किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आने के, किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, ठीक है, किसी भी तरह के कांटेक्ट में आने से कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले के आप कांटेक्ट में आए और आपको हुआ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको ज्यादातर वेक्टर्स से होती है। अब आप कहोगे ये वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब जैसे भाई किसी को मलेरिया हुआ, अब मलेरिया किससे हुआ? मॉस्किटो से, ठीक है, मॉस्किटो ने काटा और उसे हुआ मलेरिया। सो मॉस्किटो क्या है? एक वेक्टर है। वेक्टर का मतलब भाई एक सोर्स, भाई उसकी वजह से हुआ, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, मॉस्किटो से उसे मलेरिया हुआ, ठीक है। सो वो आया हमारे नॉन कम्युनिकेबल में। तो वेक्टर, मॉस्किटो क्या है? एक वेक्टर है, एक कारण है, वो कारण जिसकी वजह से किसी को मलेरिया हुआ हो, तो उस कारण को वेक्टर कहा जाता है। और इसमें वेक्टर क्या है? मॉस्किटो, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिजीज आपके फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, इससे होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वेक्टर से, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल हैं कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, एसटीडीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल हैं मलेरिया, ठीक है, जो कि होता है वेक्टर से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये हुआ इन्फेक्शियस के बारे में सारा। अब नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। सो नॉन इन्फेक्शियस वो डिजीजेस होती हैं जो जर्म्स से नहीं होती। ये जर्म्स से होती हैं, ये जर्म्स से नहीं होती है, इनका कुछ अलग कारण होता है। आपके शरीर में अंदर कुछ और आपके प्रॉब्लम आती है और उस वजह से आपको बीमारी लग जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है डायबिटीज और कैंसर, ठीक है। कैंसर में कहते हैं भाई अंदर सेल्स भाई बहुत ग्रो करते हैं, इस तरह से हो जाती है। डायबिटीज में भी भाई कहते हैं मात्रा बढ़ जाती है किसी हार्मोन की, ठीक है, इस वजह से होते हैं। सो इस तरह से इनके अलग ही कारण होते हैं, इनका कारण इन्फेक्शन या जर्म्स नहीं होते। सो नॉन इन्फेक्शियस किस किस तरह की होती हैं भाई? जो इन्फेक्शन से नहीं लगती हैं वो कैसे कैसे, कौन कौन सा टाइप है? सो सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन, फिर है हेरिडिटरी, और फिर है डायसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। सो ये तीन नॉन इन्फेक्शियस में ये तीन टाइप्स हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में ये तीन टाइप्स हैं, ठीक है। सो पहला टाइप है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है। अक्सर शरीर में किसी खाने की कमी के कारण कई कई बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन की कमी ज्यादातर देखो बच्चों में आप देखते हो, ठीक है भाई, प्रोटीन की कमी होती है, कभी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है। तो आपने थोड़ा सा सिक्स्थ स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हो, मैं बीमारियों के नाम लेती हूँ, आपको याद आएगा। क्वाशरकॉर थी, मैरस्मस थी, ये बीमारियां आपकी सुनी हुई होंगी। ये एक्चुअली बच्चों में कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो उनको ये बीमारी है। तो ये कुपोषण, भोजन में खाने की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण माल न्यूट्रिशन होता है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है, वो इन्फेक्शन नहीं है। फिर हेरिडिटरी डिजीज क्या होती हैं? जो हमें हमारे क्रोमोसोम्स, पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स की वजह से, मतलब हमारे जब पेरेंट्स ने, हमारे मम्मी पापा, मतलब उनके जो क्रोमोसोम्स मिले होंगे, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम्स
कहते हैं ना, उनके हम वो उनकी जीन्स आती हैं, हमारे पेरेंट्स की जीन्स आती हैं। सो उनकी जीन्स में ही, उनके क्रोमोसोम्स में ही कुछ ऐसा आया कि हमको वो मिला। तो ठीक है, हमको अक्सर हेरिडिटी में फीचर्स मिलते हैं पेरेंट्स से, भाई उनके जैसे दिखते हैं, उनके बात करने का तरीका, पर कई बारी बीमारियां भी मिलती हैं कईयों को क्रोमोसोम से, जैसे कि थैलेसीमिया हुआ। ठीक है, सो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि पेरेंट्स में एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर वो थैलेसीमिया माइनर होते हैं पेरेंट्स। अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर हैं तो उनका जो बच्चा होता है वो थैलेसीमिया मेजर होता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर है। ठीक है, अमिताभ बच्चन थैलेसीमिया माइनर है, पर जया बच्चन है वो नॉर्मल है। ठीक है, थैलेसीमिया माइनर होना बीमारी नहीं है, माइनर होना तकलीफ नहीं है, पर अगर आप माइनर हो, थैलेसीमिया माइनर हो, और अगर आप थैलेसीमिया माइनर से ही शादी करते हो तो आपके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। थैलेसीमिया में क्या होता है, खून बनता नहीं है, शरीर में खून बनता ही नहीं है। आपको तो पता है बॉडी का हर फंक्शन खून से ही होता है, खून नहीं बनता है तो बच्चे को बाहर से खून चढ़वाना पड़ता है, महीने महीने खून ही नहीं बनता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और ये जिनको भी थैलेसीमिया मेजर होता है, जिन बच्चों को, वो लंबे समय तक नहीं जी पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। सो जब भी आप मैरिज करें, कुंडली ना मिलाएं, आप आपकी मेडिकल टेस्ट कराएं, थैलेसीमिया आप स्पेशल चेक कराएं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, सिंपली ये किसी में भी हो सकता है। मैंने और आपके सर ने भी, हमने हेल्थ चेकअप कराया था हमने मैरिज के टाइम, सो हमने किया था। एक एजुकेटेड पर्सन इतना कर सकता है, जैसे कि उसके फ्यूचर के जनरेशन को प्रॉब्लम ना आए। सो हेरिडिटरी है। इसके बाद है डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स क्या होते हैं, जब आपके ऑर्गन्स में ही कोई फंक्शनिंग का प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि किडनी में कुछ ऐसा हो जाता है कि पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन। ठीक है, जैसे मैंने डायबिटीज बोला, कैंसर बोला, मतलब आपके ऑर्गन में ही कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, सो इस तरह से आपने मतलब किडनी स्टोन का, भाई किडनी स्टोन जो है डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स में आता है। ठीक है, सो माल न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी, डिसफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये हैं नॉन इन्फेक्शियस के कारण। ठीक है, सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं किसी भी बीमारी का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं साइंस और सिम्टम्स। अब आप कहोगे मैम साइन और सिम्टम तो दोनों एक जैसे शब्द हैं, आप साइन और सिम्टम में हमको क्या बताना चाह रही हो। सो साइन और सिम्टम में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ साइंस। तो साइंस क्या होती हैं, मतलब जब आपको कुछ हुआ है, साइन और सिम्टम, मुझे किसी को बीमारी हुई, पता कैसे लगे उसको बीमारी हुई, तो इफेक्ट ऑफ डिजीज दैट कैन बी नोटिस्ड बाय अदर्स। साइंस का मतलब क्या होता है, दूसरों को पता लगता है, आपको नहीं पता लग। जैसे रैशेस, आपके शरीर पे कुछ लाल लाल होता है, तो आप नोट करो, उससे पहले तो आपके क्लास वाले नोट कर लेंगे, भाई आज तो तेरे शरीर पे लाल लाल चत्ते हैं, तो आप चौंक जाओगे ये कब हुआ। ठीक है, या थोड़ी आपको स्किन पे हल्की से आपको रेडनेस होगी तो सामने वाले को दिखेगा। सो ये होता है साइंस। साइंस मतलब सामने वाले को दिखता है, जैसे कि रैशेस, ब्लीडिंग नोज, कभी नाक की नसखोरी भी फूटती है, तो जब तक हमको समझ आए कि मेरी नसखोरी फूटी है, सामने वाला नोट कर लेता है। डॉक्टर भी, जब आप डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर भी आपकी साइंस देखता है, मतलब वो आपका ऊपर से आपको देखता है। ठीक है, सो ये होती हैं साइन जो बाकी लोग नोटिस करते हैं, बाकियों को दिखता है आपके अंदर। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं जो आपको खुद को महसूस होते हैं। ठीक है, सो इफेक्ट्स ऑफ डिजीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, जो आपको खुद को महसूस होते हैं उसे कहा जाता है सिम्टम्स, जैसे कि हेडेक, फैटिग्यू एक्सेट्रा। ठीक है, आपका सर दर्द हुआ, फैटिग्यू थकावट हुई। ठीक है, सो ये सब जो आपको खुद को महसूस होता है उसे हम कहते हैं सिम्टम्स। ठीक है भाई, वो तो आप कहोगे कि मुझे सिम्टम हो रहे हैं सर्दी के,
तो कोई कहेगा क्यों, तो मेरी नाक हल्की बंद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, ठीक है। सो ये सब आपको मतलब ये आपकी लक्षण हुए, ठीक है। तो लक्षण किसको महसूस होते हैं, खुद पेशेंट को। सिम्टम्स किसको महसूस होते हैं, खुद पेशेंट को महसूस होते हैं, ठीक है। सो इफेक्ट्स ऑफ डिजीज दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ, एग्जाम्पल हेडेक, फैटिग, ठीक है। सर दर्द होने लगता है, थकान होने लगती है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो तकलीफ है मेरे शरीर में, मैं बीमार हूँ। तो साइन किसको दिखती है, साइंस मतलब सामने वाले को दिखती है, सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं, ठीक है। अचानक से बहुत सर दर्द होने लग जाता है, ठीक है, भारी भारी लगता है, थकावट होती है, तो आपको लगता है भाई कुछ गड़बड़ है। आप मम्मी को बोलते हो भाई मम्मी तकलीफ लग रही है, डॉक्टर के पास लेके चल। या तो आप पड़े रहते हो तो मम्मी खुद ही तरस खा के आपको डॉक्टर के पास ले जाती है। सो दिस वाज साइंस एंड सिम्टम्स। अच्छा, अब ये भी समझ लिया। अब हाउ टू डील विद डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, जर्म्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस। अच्छा, अब जर्म्स, पैथोजेंस क्या हुए, जर्म्स। हम जर्म्स को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। सो आप 6 महीने आप जो है पैथोजेंस, हाउ टू डील विद डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। देखो पैथोजेंस क्या होता है, जर्म्स को ही पैथोजेंस कहा गया है। पैथोजेंस का मतलब भाई कैरियर्स होते हैं ना, बोलते हैं ना कैरियर ऑफ डिजीज, तो उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। जैसे कि वेक्टर्स मैंने कहा था ना, वेक्टर्स, वैसे पैथोजेंस। सो पैथोजेंस से होने वाली बीमारियां मतलब इन्फेक्शियस डिजीज से होने वाली बीमारियों को आप लड़ोगे कैसे। तो पहले तो आप इन्फेक्शियस डिजीज समझ लो। इन्फेक्शियस डिजीज आगे समझ के आए हो। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कि जो डिजीज इन्फेक्शन से लगी हो, ठीक है। सो अब इन्फेक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन वायरल और दूसरे होते हैं वायरल। नॉन वायरल इन्फेक्शन हो तो सही है, नॉन वायरल हो तो सही है, कुछ टाइम में मिट जाएंगे, तकलीफ देंगे पर मिट जाएंगे। पर अगर भगवान ना करे वायरल इन्फेक्शन है तो बहुत तकलीफ वाली बात है, ठीक है, लाइफ टाइम नहीं मिटते। सो वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये आपने आपके जो स्टैंडर्ड 8th में एक चैप्टर में ये पढ़ा भी है, ठीक है, गुड बैक्टीरिया, ठीक है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको याद हो कि चैप्टर का नाम ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, 8th में आपको याद हो तो। सो उसमें दिखाया गया था कि भाई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब होते हैं, ठीक है। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस भाई बीमार कर रहे हैं तो अच्छे नहीं, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कम डीट होते हैं मतलब कम तकलीफ वाले होते हैं, वो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। मतलब उनको आप लड़के अपने शरीर से निकाल सकते हो दवाई खा के, कोर्स पूरा करके। भाई डॉक्टर ने 5 दिन का 10 दिन का कोर्स पूरा किया, एडमिट हो गए तो ठीक हो सकते हो। पर वायरल जो है बहुत ही कई बारी हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड, इसमें एक मैंने कॉमन कोल्ड का एग्जांपल लिखा है, वो भी वायरस से होता है, पर कॉमन कोल्ड भी ठीक हो जाता है। पर इसके अलावा चिकन पॉक्स है, ठीक है, फिर है HIV एड्स, ठीक है, चिकन पॉक्स भी समझे, चलो ठीक हो। HIV एड्स है, ठीक है, अभी एड्स बहुत ही खतरनाक वायरस, मतलब बहुत खतरनाक बीमारियां दे सकता है शरीर को। कोरोना भी तो वायरस है, ठीक है, वायरस आर रियली डेंजरस, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, पोलियो, ठीक है, किसी को पोलियो अभी तो हमारे देश में नहीं होता है, बहुत कम रेट है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, पर पोलियो भी एक ऐसी बीमारी है कि भाई बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, एक वायरल डिजीज है। तो इन्फेक्शियस डिजीज से आप कैसे लड़ सकते हो, तो पहले तो इन्फेक्शियस डिजीज हैं कितने तरह के, 2, नॉन वायरल, वायरल। नॉन वायरल होते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस से, और वायरल होते हैं वायरस से। एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, HIV एड्स, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और पोलियो, ठीक है। अच्छा, कैसे बच सकते हैं, अभी बात तो वहीं की वहीं रही, बच कैसे सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज लगती है तो बच कैसे सकते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो देखो सपोज ये आपका इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि ये एक आदमी है, ठीक है। सो ये एक आदमी है,
अच्छा आदमी नहीं है पर आदमी है, ठीक है। सो ये एक आदमी है, ठीक है। अब इसके शरीर के अंदर क्या चले गए? जर्म्स। क्या चले गए इसके शरीर के अंदर? जर्म्स चले गए, ठीक है। जर्म्स आ गए। अब क्या हुआ, इसके जो जर्म्स शरीर में घुस ही रहे थे, तो इसके अंदर आपने पढ़ा है ब्लड होता है, ऑब्वियसली ब्लड होता है, और ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा, बहुत आपने पढ़ा हुआ है। सो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे जर्म्स आए शरीर के अंदर, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एकदम उनको भनक लग जाती है, भाई कोई बाहर का खतरनाक हमारे शरीर में घुस आया है, भाई इस आदमी के शरीर में घुस आया है। उस आदमी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल एक्चुअली हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपके शरीर का इम्यून। कई बच्चे होते हैं जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो टीचर्स को बोलते सुना होगा कि तेरा इम्यून सिस्टम वीक है। कई बच्चे जो लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं वो कहते हैं मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आजकल मार्केट में काढ़े आए हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। सो ये सब, तो जैसे ही जर्म्स घुसते हैं तो हमारे जो शरीर का वाइट ब्लड सेल है वो एक्टिव हो जाता है, और वो क्या बनाने लग जाता है? वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाने लग जाते हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज वो सोल्जर्स होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज वो होते हैं जो शरीर को तुरंत प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी जर्म से, और वो शरीर से फाइट करते हैं, ठीक है। सो मे बी देखो, आप जैसे हो, आप यहाँ रह रहे हो सिटी में, ठीक है, छोटे से टाउन में रह रहे हो, पर सिटी है, आपको लाइफस्टाइल आपके पेरेंट्स ने अच्छी दी है, आपके पेरेंट्स ने आपको बाहर के नेचर से थोड़ा दूर रखा है। जैसे कि सर्दी होती है, पेरेंट्स आपको फुल्ली कवर्ड करते हैं, आपको गर्म पानी से नहलाते हैं, आप कभी कभी तो नहाने भी मना करते हैं, ठंड ज़्यादा होती है। पेरेंट्स ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो गया है। अभी वहीं कोई जंगल का लड़का है, सपोज एक आपके जितना, आपकी एज का एक फॉरेस्ट का कोई लड़का है, उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ नहीं दे पाए हैं क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, पत्ते पहन के घूमता है, ठंडी भी सहन कर लेता है। तो आप अगर अब आप हो, आपको इतनी कवरिंग के बाद भी ठंड हो जाती है, आपको बुखार हो जाता है, कितनी बारी तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, पर वही जंगल में रहने वाला लड़का, वही ठंडियां हैं, वो सिर्फ पत्ते पहन के घूमता है और ठंड में घूमता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मतलब बॉडी अगर उसके शरीर में जर्म्स एंटर होना भी चाहते हैं, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसके वाइट ब्लड सेल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो तुरंत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें मार भगाते हैं। पर क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी एंटीबॉडीज तो बनती हैं पर वो फाइट नहीं कर पाती हैं उस जर्म्स से, और जर्म्स घुस आते हैं आपके शरीर में। अब जर्म्स घुसा है आपके शरीर में, आप हो गए बीमार। अब आप कह रहे हो कि मैम क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा था कि भाई हाउ टू डील विद डिजीज, कि डिजीज से बचें कैसे, भाई डिजीज का क्या करें, डील कैसे करें। आप तो कह रहे हो कि बीमारी लग गई, तो वही तो है, बीमारी लग गई, आपको हो गई डिजीज, भाई जैसे फीवर या कुछ भी हो गया, ठीक है, अब डिजीज हो गई, तो अब क्या होगा, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है। सो डॉक्टर के पास गया, सो डॉक्टर देगा आपको एक प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, डॉक्टर कहेगा कि मैं दे रहा हूँ तुझे एक डोज, ठीक है, डॉक्टर आपको डोज देगा। सो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का डोज देगा, एंटीबायोटिक्स मतलब वो दवाइयाँ लिख के देगा, मेडिसिन लिख के देगा, और आपकी दवाइयों में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। सो एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक आपको
आपकी बाहरी, मतलब आप दवाई कैसे ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो, शरीर के अंदर तो नहीं बनी थी वो, आप शरीर के बाहर से वो दवाई ले रहे हो। सो वो बाहर से एंटीबॉडीज जनरेट करता है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज बाहर से बनाता है। वैसे वाइट ब्लड सेल ने अंदर से बनाई पर शरीर खुद को बचा नहीं पाया। तो ये जो एंटीबायोटिक है वो बाहर से एंटीबॉडीज जनरेट करता है, जिससे जो है आपका शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है। तो डॉक्टर कुछ कोर्स कराता है आपको, 4 दिन का, 5 दिन का, बोलता है ना मैं 5 दिन का कोर्स करके देता हूँ। सो वो क्या होता है, कोर्स का मतलब भाई आप 5 दिन ये एंटीबायोटिक लो तो आपके शरीर में जो जर्म घुसा है वो मर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज मतलब सोल्जर्स बनाएगी आपके लिए, जो अंदर जाके आपके शरीर से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका WBC तो नहीं लड़ पाया, इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पाया, इसलिए आप बाहर से एंटीबायोटिक्स अंदर भेजते हो, ठीक है। सो आपको सारा फंडा क्लियर हो गया कि भाई किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज से आप डील कर सकते हो। तो ये हुआ आप कम्युनिकेबल डिजीज। भाई कुछ डिजीज होती हैं जिनसे आप एंटीबॉडीज को कंट्रोल कर सकते हो, पर वायरस इतने खतरनाक जर्म्स हैं, जैसे खतरनाक बीमारियां होती हैं जिन कहते हैं ना इस बीमारी की तो दवाई नहीं है, जैसे कोरोना वायरस, ठीक है। सो वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि उनको लेने से भी कुछ नहीं होता है। जैसे कि किसी को वायरस है, ठीक है, अब डॉक्टर पकड़ नहीं पाया है कि अगले को वायरस है, ठीक है, डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं समझ पाया, डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई नहीं, वो खुद से दवाइयाँ दिए जा रहा है आपको, वो हैवी एंटीबायोटिक दे रहा है। अब होता क्या है, जब वायरस घुसता है शरीर में और डॉक्टर सही दवाई नहीं देता है तो क्या होगा, वो आप एंटीबायोटिक लोगे ना तो शरीर में घुसेगा ना, तो वो जो वायरस है ना वो अपने इर्द गिर्द ऐसी कोटिंग बना लेगा, अपने आप को कोट कर लेगा। वो समझ जाएगा, वायरस इंटेलिजेंट है, समझ जाएगा एंटीबॉडी आई है तो वो खुद को कोट कर लेगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए समझो उस गोली का असर समझो 5 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे हुआ हो, तो 8 घंटे तक आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, पर फिर वो गोली का असर खत्म होता जाएगा, आप फिर बीमार जैसा महसूस करोगे, फिर आप दूसरा डोज लोगे, फिर आपको कुछ घंटों के लिए अच्छा लगेगा, फिर बीमार हो जाओगे। सो ऐसे क्या है, मतलब एंटीबायोटिक का असर खत्म होगा तो वायरस क्या करने लगेगा, ग्रो, बढ़ने लगेगा, ठीक है। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, वायरस पे एंटीबायोटिक के भी असर नहीं होते हैं, वो ग्रो करते जाते हैं। तो कुछ डिजीजेस होती हैं जो कि प्रिवेंट मतलब जो क्यूरेबल ही नहीं है, मतलब जो ठीक हो ही नहीं सकती हैं, जैसे कि है HIV एड्स, जैसे कि है कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो मैंने अभी जो समझाया अब हम वो देखते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको क्या समझाया, देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, इफ अ जर्म एंटर्स अ पर्सन हिज इम्यून सिस्टम WBC डेवलप्स एंटीबॉडीज सोल्जर्स विच द बॉडी डेवलप्स इटसेल्फ, ठीक है। कोई जर्म एंटर होता है तो ऐसे नहीं कि आपका शरीर चुप करके बैठ जाता है, आपके शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करने लगता है और वो खुद से वो एंटीबॉडीज पैदा करता है और वो जर्म्स को फाइट करता है, ठीक है। सो पर अगर कभी जर्म्स मतलब फाइट करके वो कई बार मार भी देता है, ठीक है, आपको कई बार बीमार जैसा लगता है पर आप बीमार होते नहीं हो, तो कई बार आपको ऐसे आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो लड़के निकाल भी देती है, जर्म्स को बाहर निकाल देती हैं, आप बीमार नहीं होते हो। पर कई बार ये होता है, इफ द जर्म्स एंटर्स इन लार्ज अमाउंट, पर बड़ी मात्रा में अगर जर्म्स एंटर हो गए, ठीक है, शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में जर्म्स एंटर हुए, सो हमारा जो और या तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है सपोज वो वीक हो गया और अवर इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, कभी ऐसे होता है भाई हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, सो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया या तो बहुत बड़ी मात्रा में जर्म्स घुस गए शरीर में, तो क्या होगा, सो तब होता है कि भाई हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। सो मेडिसिन जो लेते हैं उसे कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक ली जाती है। सो व्हेन वायरस एंटर्स एंड एंटीबायोटिक टेकन, जब वायरस एंटर होता है, आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वायरस क्या करता है, वो खुद के आजू बाजू एक शील्ड बना लेता है
और उतने समय के लिए इनएक्टिव हो जाता है एंड बिकम्स इनएक्टिव फॉर टाइम बीइंग, उस समय के लिए वो इनएक्टिव हो जाता है। बट व्हेन द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक एंड्स, पर जब एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है तो वो इट ग्रोज फर्दर, वो एकदम फिर से डेवलप होने लग जाता है। सो उसे हम मतलब क्या होता है, फाइनली आप एंटीबायोटिक लेके कुछ राहत पा सकते हो, पर अगर वायरस घुस गया है तो वो क्या करेगा, वो घड़ी घड़ी मतलब अटैक ही करेगा। वायरस शील्ड बना लेगा, दवाई लोगे तब ठीक हो जाओगे, फिर बीमार हो जाओगे, दवाई लोगे ठीक होगे, फिर बीमार। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है शरीर को बेवकूफ़ बनाना। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, सो देखो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे जैसे कि पोलियो, ठीक है। सो पोलियो आप इम्यूनाइजेशन मतलब हम बच्चों को वैक्सीनेशन रसीकरण कराते हैं बच्चों का, उसमें हम उन्हें ड्रॉप्स पिलवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। सो वो होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अगर आपके कोई छोटे हैं आए हैं, आपकी फैमिली में छोटा कोई नन्ना मुन्ना आया है, तो आपको पता होगा उसको महीने महीने जब से जन्म होता है तब से उसको ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, उसको इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं। तो एक्चुअली आप उनके साथ इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, आप उनको वैक्सीनेशन दिलवा रहे हो, आप उनकी शरीर में इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस। आप जो देखोगे, अगर आप उनका कार्ड देखो, बाकायदा कार्ड दिया जाता है छोटे बच्चों को, 15 साल तक का कार्ड होता है। तो उसमें टाइम टू टाइम ये जो रस्सियाँ दी जाती हैं, वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, ताकि बच्चे का वही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। अब मैंने आपको बोला इम्यूनाइजेशन मतलब बॉडी को बेवकूफ़ बनाना, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये बॉडी है, मैंने पहले बोला था, अब ये बॉडी है, ठीक है। अब सपोज ये बॉडी के पास, तो आपको पता है बॉडी के पास इम्यून सिस्टम है, वाइट ब्लड सेल्स हैं बॉडी के पास, ठीक है। अब बॉडी के पास वाइट ब्लड सेल है, इम्यून सिस्टम है बॉडी के पास। अब क्या होगा बॉडी पे, अब एक्ट सपोज कि कोई, अब देखो जब मैं इम्यूनाइज करा रही हूँ, ठीक है, मैं मेरे बच्चे को इम्यूनाइज करा रही हूँ, इम्यूनाइजेशन, तो आपको पता है ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चों के मुंह में ऐसे दूर से ड्रॉप्स डालते हैं, 2 बूंद, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो बूंद होते हैं ना, वो एक्चुअली पोलियो के ही ड्रॉप्स होते हैं। आप कहोगे पोलियो बीमारी के लिए आप पोलियो के ड्रॉप्स डालते हो, तो हाँ, एक्चुअली वो डेड वायरस के ड्रॉप्स होते हैं। डेड वायरस मतलब पोलियो का ही वायरस होता है, पर डेड मतलब इनफेक्टिव। आप जब बच्चे के अंदर ड्रॉप्स डालते हो, एक्चुअली आप वायरस के ड्रॉप्स डाल रहे हो, पर वो है डेड वायरस। अब आप सोचोगे कि वायरस से बचाने के लिए वायरस, तो यहाँ ध्यान दो, डेड वायरस के ड्रॉप्स हैं। आप जो डाल रहे हो ना, आप कोई दवाई नहीं डाल रहे हो, आप वायरस ही डाल रहे हो बच्चे के अंदर। पर जब आपने डाला, ठीक है, आपने डाला, तो बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत जाग गया, ठीक है। बच्चे का या बड़े का, किसी का भी। अभी हम कोरोना की भी तो वैक्सीनेशन बन रही है ना, तो देखो ये जो इम्यून सिस्टम है ये जाग गया, शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया कि अरे अरे वायरस घुस आया, वायरस घुस आया। पर आपने डाला, आपको पता है, जो भाई डॉक्टर ने डाला मुंह में, तो डॉक्टर को पता है ये डेड वायरस है, पोलियो का डेड, ये जो ड्रॉप्स डालते हैं ये डेड वायरस है। ये क्यों ये खाली शरीर क्या करा, शरीर ने खुद को एक्टिव कर लिया और शरीर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगा, एंटीबॉडीज बहुत सारी, पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगा। पर ये कौन सा वायरस है, डेड वायरस है। पोलियो के जो ड्रॉप्स डाले डेड वायरस है, शरीर को नुकसान नहीं है, पर शरीर की एंटीबॉडीज क्या हो गई, एक्टिव हो गई, ठीक है। फिर दूसरी बारी, फिर दूसरे महीने, ठीक है, बच्चों को महीने महीने रस्सी लगती है। सो दूसरी बारी जब आपने ड्रॉप्स डलवाए, फिर से और एंटीबॉडीज, तो अब बच्चे के शरीर में पोलियो से लड़ने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज एक्टिव हो गई हैं। बाय चांस कभी सच्ची में असली का पोलियो वायरस लगता है बच्चे को, तो वो पोलियो वायरस मर जाएगा, बच्चे के शरीर में घुसेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स टाइम टू टाइम डलवाया। तो टाइम टू टाइम हमने जो पोलियो ड्रॉप्स डलवाया, तो हमने बच्चे को इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज उसने अपने शरीर में प्रोड्यूस कर ली कि जब सच्ची का पोलियो का वायरस आया, जो हमको पता नहीं लगता है, देखो वायरस लगता है नहीं पता लगता है, तो जब सच्ची में पोलियो वायरस लगा तो बच्चा बीमार ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी हमने वैक्सीनेशन करा के जनरेट कर दी थी, ठीक है। सो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन का मतलब
द बॉडी अटेन्स इम्यूनिटी, ठीक है, जब बॉडी खुद को सुरक्षित करती है या खुद को बचाती है अगेंस्ट एनी डिजीज, जब बॉडी खुद को सुरक्षित करती है या बचाती है अगेंस्ट एनी डिजीज ड्यू टू वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन के कारण, तो उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन लगाते हैं। सो जो बॉडी है वो इम्यूनिटी को अटेन कर लेती है, इम्यूनिटी हासिल कर लेती है। इम्यूनिटी मतलब सुरक्षा घेरा बना लेती है डिजीज के खिलाफ, उसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन। बाय चांस अगर कोरोना का वैक्सीन निकलता है तो जो हम वो वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो उसे हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, वो होगा इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी वैक्सीन लगवाते हो, एक्चुअली आप शरीर को इम्यूनाइज करते हो, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है वो, ठीक है। सो अब देखें इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इस चैप्टर के। चैप्टर में एक्चुअली यही सब था, ठीक है, जो पढ़ाया है उतना ही था, पर कुछ कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं चैप्टर में, तो वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कवर कराती हूँ। सो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू डिजीजेस कॉज्ड बाय, दो डिजीजेस के नाम लिखो जो वायरस से होता है, वायरस से होने वाली दो बीमारियों के नाम। सो क्या है, पोलियो और चिकन पॉक्स, ठीक है, पोलियो और चिकन पॉक्स क्या है, वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम, ठीक है। सो इस तरह से फिर है, अच्छा चिकन पॉक्स भी आप देखते हो कि इसके लिए भी आपको जो है ये भी एक वायरस ही है और इसके लिए भी वैक्सीन दिलवाते हैं पेरेंट्स, ठीक है। फिर बैक्टीरिया है, ठीक है, सो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होने वाली दो बीमारियों के नाम। सो बैक्टीरिया, ये याद रखना, ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो आपका एमसीक्यू का पैटर्न चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो एक तरह के आपके एमसीक्यूज में ये सारे पैटर्न हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफॉइड, उसके दो एग्जाम्पल है, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफॉइड, ठीक है। फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली, प्रोटोजोआ भी क्या है, एक जर्म है, ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारियां हैं वो दो हैं, मलेरिया और काला अजहर, ये दोनों बीमारियों के नाम हैं, मलेरिया और काला अजहर। मलेरिया होती है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होती है, मतलब उसका टाइप है प्लाज्मोडियम, और काला अजहर जो है लेशमेनिया करके प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। ये भी 1 मार्क में आ सकता है कि भाई प्लाज्मोडियम और लेशमेनिया क्या है, ऑप्शन आ सकते हैं, प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो आपको चूज करना है प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर्म्स, ठीक है, वॉर्म्स, कीड़े नहीं बोलते हैं, एक तरह के वॉर्म्स, ठीक है, इस तरह से वॉर्म वॉर्म वॉर्म। सो वॉर्म्स से होने वाली, ठीक है, वॉर्म्स से होने वाली डिजीज, सो ये भी शरीर के अंदर घुस जाते हैं। सो एनी डिजीजेस बाय वॉर्म्स, वॉर्म्स से होने वाली डिजीज को कहेंगे एग्जाम्पल क्या है, एलिफेंटियासिस, ठीक है। नेम एनी वन डिजीज कॉज्ड बाय वॉर्म्स, वॉर्म्स से होने वाली बीमारियों का नाम, बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब इसमें एकदम पैर वगैरह आपके सूज जाते हैं, ठीक है, एकदम पैर सूज जाते हैं और एकदम हाथी जैसे हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एकदम शरीर का स्ट्रक्चर कुछ और होता है और पैर का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, तो उस इंसान को क्या हुआ होता है, उस इंसान को एलिफेंटियासिस, और ये इसका कारण है वॉर्म, ठीक है। फिर नेम एनी 3 डिजीजेस कॉज्ड बाय वेक्टर्स, वेक्टर का मतलब कैरियर, ठीक है भाई, कैरियर आया, ठीक है, आपके शरीर में कोई कैरियर घुसा। सो 3 डिजीज कॉज्ड बाय वेक्टर। सो पहला है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है प्लेग, ठीक है। मलेरिया और डेंगू तो आपको पता है मॉस्किटो बाइट से होता है, मलेरिया और डेंगू होता है आपको मॉस्किटो बाइट से, और जो प्लेग है, एक्चुअली प्लेग है वो होता है रैट्स से, चूहों से, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, गूगल कभी आपने सुना भी होगा कि चूहों से, कहीं किसी देश में चूहों की वजह से प्लेग फैल गया था, प्लेग, सो लोग बीमार होके मरने लगे थे, ठीक है। सो एनी 3 डिजीजेस कॉज्ड बाय वेक्टर्स, मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली टुडे। अभी भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं छोटे छोटे, सो हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और
चैप्टर हमने पूरा किया, हमने अंडरस्टैंडिंग देख ली और अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज भी करेंगे और ये थोड़े क्वेश्चन आंसर्स और आगे थोड़े बहुत कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। जस्ट डू द एंटायर थिंग वेरी प्रॉपरली। द चैप्टर वॉज वेरी 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 ईजी। नहीं कराया होता तो भी आपको आ जाता इतना ईजी, ठीक है। सो जस्ट डू द एंटायर थिंग वेरी प्रॉपरली। इफ़ यू हैव एटलीस्ट, मेरे पास आपके पास तो टाइम ही टाइम है, सो I would like to advise you, please go through your NCERT टेक्स्ट बुक once, एक बार रीड कर लें। जो चीज़ें समझाई हैं वो अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, complete the notes, write the notes in very good handwriting and please WhatsApp me. चलें, thank you.